नमस्कार साथियों, हम लोग क्लासेस को शुरू करते हैं और क्लासेस में बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं 47वीं बिहार लोक सेवा आयोग का जो पूरा फुल लेंथ जो है उसको पहले देखेंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर मैं इन चारों को यहाँ पर जो है बताने लग गया, तो मैं चारों को बताऊँगा लेकिन उसके लिए सेपरेट क्लासेस लूँगा। और देखिए जितने सेट्स हैं ना, उन सेट्स के अलावा थोड़ा सा ही और पढ़ना है, उतने में आपका जो है पूरा जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई करने के लिए पूरा मटेरियल रेडी हो जाएगा। तो चलिए पहले देख लेते हैं। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ये आयोजित की गई थी कश्मीर में। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है, क्या नाम है मेगास्थनीज की पुस्तक का? तो इसका नाम है इंडिका। 7 खंडों में 7 पार्ट्स में ये डिवाइडेड है। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज, जिसने इंडिका लिखी है। हर्षचरितम नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक लिखी है बाणभट्ट ने। बाणभट्ट की लिखी है पुस्तक हर्षचरितम। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो यह है विशाखदत्त। विशाखदत्त मुद्रा राक्षस, घोट लीजिए, विशाखदत्त मुद्रा राक्षस। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था कुंडग्राम में। कुंडग्राम वैशाली में पड़ता है, ठीक है। तो ये देखिए, ये ऑप्शन देखिए कंफ्यूज कर दिया है, कुंडग्राम भी और वैशाली भी, ठीक ना। तो महावीर स्वामी जी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम अगर नहीं रहता ना और वैशाली ही सिर्फ रहता तो वैशाली लगाते। तो कुंडग्राम है तो हमें कुंडग्राम मिल गया, तो हम कुंडग्राम में ही लगा देंगे। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? ये हुआ था कुशीनगर में। मल्ल गणराज्य की राजधानी थी कुशीनगर। चुंद ने सुअर का मांस खिला दिया था उनको। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? ये दिया था सारनाथ में। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो ये थी गिरिव्रज या राजगृह। ये 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ स्थान है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि किसने बनाया, जरासंध का अखाड़ा वगैरह सब यहीं पर है। तो थोड़ा डीप में इसको देखेंगे। राजगृह को तो अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। अभी ये क्वेश्चंस कर लेते हैं। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य वंश ने। मौर्य वंश में 25 वर्ष की उम्र में चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो गद्दी पे बैठे थे। ये एक प्रश्न भी कई बार आया हुआ है। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र जो था वो था तक्षशिला। चाणक्य यहीं के थे। अब मध्यकालीन इतिहास और मध्यकालीन भारत को हम लोग देख लेते हैं। सभी भक्ति संत के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने उसी भाषा में बोला जिस भाषा में लोग उनको समझ सकते थे। जितने भी संत थे ना, ये सब निम्न जातियों से संबंधित रखते थे, तो उन्होंने अपने फॉलोअर्स को उसी भाषा में जो है अपनी बात रख के बढ़ाया। अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखे जिससे उनके भक्त समझते थे। मुग़ल प्रशासन में मुहतसिब था। मुहतसिब क्या था मुग़ल प्रशासन में? तो ये था लोक आचरण अधिकारी। मुहतसिब था लोक आचरण अधिकारी। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो ये था रामचंद्र देव। बाद में इसको वध नहीं किया था, ठीक है ना। इसको जो है ना बाद में मतलब दोस्ती कर ली, राय रायन की उपाधि दे दी अलाउद्दीन खिलजी ने। और दक्षिण में जो फर्दर विजय हुआ इसमें रामचंद्र देव ने साथ दिया था अलाउद्दीन खिलजी का। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। अंतिम शासक कौन था? चुमर्स था अंतिम शासक। भारतीय इतिहास, आधुनिक भारत से संबंधित क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं। तो देखते हैं इसमें राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? 1828 ईस्वी में की गई थी। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। अनुशीलन समिति थी। अनुशीलन समिति क्या थी? तो अनुशीलन समिति थी जो वो एक क्रांतिकारी संगठन थी। एक क्रांतिकारी संगठन थी अनुशीलन समिति। इसके बारे में थोड़ा और डिटेल से हम लोग देखेंगे, घोटने वाले क्लास में बता दूंगा उसके बारे में। सुरक्षा प्रकोष्ठ यानी रिंग फेंस की नीति का संबंध है। किसे संबंधित है रिंग फेंस? तो 2 लोग इसमें शामिल थे, एक का ही नाम दिया हुआ है तो हम लोग ये लिखेंगे, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स से। ये चाहते थे कि जो भी ये राज्य बनाए ना उसके आसपास जो है एक सुरक्षा प्रकोष्ठ जो है वो बनाया जाए, यानी कि बफर स्टेट्स हों। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखिए ये ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहा है। ये थे लाला लाजपत राय। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था,
तो ये कौन था इंग्लैंड का प्रधानमंत्री? तो ये था चर्चिल, विंस्टन चर्चिल। पाइप पीता हुआ व्यक्ति, कहते हैं हिटलर डरता था इससे। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। शारदा मणि कौन थी? तो शारदा मणि जो थी वो श्री रामकृष्ण परमहंस जी की पत्नी थी। सब उनको माँ ही बोलते थे इनके ऑर्गेनाइजेशन में भी। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाले एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? देखिए इसमें तो दो चीज़ है, जैसे दिसंबर 1856 भी हो सकता है और जनवरी 1857 भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये दोनों ही सही हैं। अब की कौन सा ले उसके ऊपर डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे जनवरी 1857 को लेके चलता हूँ। उस समय की शायद नहीं आते थे, उस समय का कोई की नहीं है मेरे पास, होता तो उसी की के अकॉर्डिंग बताता, सही उत्तर भी बताता। बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो ये हुई 1920 ईस्वी में। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? ये की थी शिशिर कुमार घोष ने। दो लोग थे इसमें शामिल थे, शिशिर कुमार घोष और साथ में एक व्यक्ति और थे। मैं इसके नोट्स में सब बता दूंगा, सब लोगों को डिटेल से बताऊंगा, तो हमारे साथ बने रहिएगा। बीपीएससी 67 के लिए मैं एक अलग प्लेलिस्ट बना दूंगा, वहाँ सब कुछ डिस्कस रहेगा। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? ये किसने कहा था? ये कहा था सर सैयद अहमद खान ने। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो ये थी तेज बहादुर सप्रू की। ये तेज बहादुर सप्रू थे जिन्होंने ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। निष्क्रिय विरोध यानी पैसिव रेसिस्टेंस के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये किया था अरविंद घोष ने। ये कायस्थ थे और घुड़सवारी में असफल होने कारण ये छांट दिए गए थे आईसीएस सेवा से। निम्नलिखित अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो ये था लीडर। कुछ और भी जानकारी है, हम लोग सारे पेपर के बारे में भी जानकारी देंगे, लेकिन अभी बताऊंगा तो क्वेश्चन काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो जो लोग सिर्फ सॉल्यूशन देखने के लिए 60 से इसका है 47 के, तो उससे सॉल्यूशन देख लें। बाकी तैयारी वालों के लिए मैं अलग से क्लास लेता रहूँगा। वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवल दोनों से वार्ताएं की? भाई ये थे अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? तो देखिए पहले सीटें कम थी लेकिन बाद में बढ़ाई गई। बढ़ा के कितनी कर दी गई? ठीक है, कि बढ़ा के कितनी की गई? तो ये की गई 71 एवं 148। कहीं कहीं पे 147 भी मैंने देखा है लिखा हुआ किताबों में। तो ये 71 और 147 या 148 ये देख लीजिएगा, है ना। ये सीटें कर दी गई। निम्नलिखित उद्योगपतियों में से कौन सा व्यक्ति लंबे समय तक एआईसीसी के खजांची रहे? भाई 1930 में जेल में भी गए ये थे जमुना लाल बजाज। जमुना लाल बजाज थे, लगभग 20 साल तक रहे ये। 1920 से लेके 42 यानी 22 साल के करीब तक ये जो थे ये खजांची रहे थे। आगे देखते हैं, वर्ष 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो ये थे बिरसा मुंडा। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? ये की थी स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान, भारत के यहाँ से क्वेश्चन ले रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री मुख्य हैं, तो किस चीज़ के मुख्य हैं? ये केंद्रीय सरकार के, जो केंद्र सरकार है इसके मुख्य होते हैं प्रधानमंत्री। राज्य सरकारों के उनके मुख्यमंत्री मुख्य होते हैं। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? ये दी गई है संसद को। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? संसद द्वारा, ठीक है ना। संसद के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, यानी कि बहुमत होगा, महाभियोग चलेगा, प्रोसेस है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? समवर्ती सूची में कौन सा है? देखिए यहाँ पे जो है ना एक हल्का सा कन्फ्यूजन है, ठीक है ना।
देखिए शिक्षा तो है ही, लेकिन कृषि का कुछ पार्ट भी है ना, वो समवर्ती सूची में है। अगर ई ऑप्शन होता तो हम ई के थ्रू जा सकते थे, क्योंकि कृषि बिल पर हाल फिलहाल केंद्र ने कानून बनाया है। जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई, उसका अध्यक्ष कौन था? तो उसके अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता। 3 स्तरीय के लिए बलवंत राय मेहता ने बताया था, 2 स्तरीय के लिए दूसरे मेहता जी थे, ठीक है ना। तो उन्होंने बताया था। खैर, बलवंत राय मेहता पंचायती राज से संबंधित है। अशोक कुमार मेहता जो थे ना, उन्होंने जो 2 स्तरीय बताया था, द्विस्तरीय पंचायत के लिए, तो इनको हटा दिया गया था, इनको बट्टे खाते में डाल दिया गया था, इनकी रिपोर्ट को। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? ये 2026 तक ऐसे का ऐसे ही रहेगा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और आंध्र प्रदेश में शुरू की गई थी। देखिए, शुरुआत तो की गई थी राजस्थान में, लेकिन पूरे राज्य में जो लागू की गई ना, वो आंध्र प्रदेश में सबसे पहले लागू की गई थी। तो क्वेश्चन ट्विस्ट करेगा तो देख लीजिएगा कि कैसे उसको जवाब देना है। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। 238 प्लस 12 टोटल मिला के 250 होते हैं। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? भाई ये राज्य सरकार द्वारा ये निर्णय लिया जाता है। अभी राज्य सरकार ने निर्णय लिया है, बिहार में भी पंचायत चुनाव होंगे। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो प्रेस की स्वतंत्रता के लिए कुछ अलग नहीं है, अनुच्छेद 19 के जरिए ही इसको दिया गया है, प्रेस को स्वतंत्रता दी गई है। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया है? तो 42वां संविधान संशोधन को जो है वो लघु संविधान कहा गया है। जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भाई पहले वो राज्य था तब का ये क्वेश्चन है। अब क्या है, जो वो केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, तो वहाँ राज्यपाल नहीं होते हैं, एलजी होते हैं, और उनकी नियुक्ति है वो भारत का राष्ट्रपति करता है। अब भौतिक भूगोल को देखते हैं। भौतिक भूगोल में देखते हैं कि महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसे उत्पन्न होती है? तो ये उत्पन्न होती है चंद्रमा से। सूर्य ग्रहण तब होता है जब, सूर्य ग्रहण जब होता है जब चंद्रमा बीच में हो जाती है, तब होता है सूर्य ग्रहण। सबसे छोटा दिन कब होता है? देखिए, सबसे छोटा दिन जो है 22 दिसंबर को होता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में अगर 23 दिसंबर दिया गया है तो हम लोग 23 दिसंबर के थ्रू जाएंगे। माफ़ कीजिएगा, थोड़ी सी इंटरप्शन हो गई थी, है ना। 23 दिसंबर होगा इसका डेट। आगे देखते हैं। 64,000 किलोमीटर लंबाई एवं 2,000 किलोमीटर से 2,400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तर एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणियों के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिणी प्रशांत महासागर द्रोण में प्रवेश करता है, यह कटक है। तो यह कटक है डॉल्फिन चैलेंजर कटक। भाई इस तरह के क्वेश्चंस आए ना तो छोड़े जा सकते हैं, कुछ भी टिक लगा दीजिएगा, नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है, क्योंकि इतने डीप में कई चीज़ों को पढ़ना कई बार संभव नहीं होता है। वैसे ये चीज़ उस समय खबरों में रहा था, जिसके कारण ये चर्चा में है। 2004 वाला क्वेश्चन हम लोग हटा देते हैं, 51 नंबर क्वेश्चन हमारे काम का नहीं है, ठीक है ना। 52 नंबर का है भारत का भूगोल। यहाँ पे देखते हैं, भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। तो देखिए, इसमें जो है हम देखते हैं मनन करने पे हमें क्या दिखता है कि संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है, ये ठीक है। कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति से हुई है, ये भी सही है। और गंगा मैदान की रचना एक गर्त से हुई है, ये भी सही है। तो ये तीनों ही सही होंगे, तो इसका उत्तर जो होगा ना वो ए हो 1 नंबर हो जाएगा इसका उत्तर। आगे देखते हैं कि भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट से होकर आयोजित किए गए हैं। इस उद्योग के ऐसे अवस्थिति स्थानांतरण लोकेशनल शिफ्ट का प्रमुख कारण क्या है? प्रमुख कारण क्या है? तो गोवा एवं मध्य भारत के कुछ प्रदेशों के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों का मिलना तथा इस क्षेत्र के इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा, ये कारण है इसका। 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अब ये बोलता है भाई प्राकृतिक जो है इनको आपदाओं को सम्मिलित करने के लिए। तो देखिए बाढ़ जो है ना, बाढ़ कहाँ आता है, तो बाढ़ आता है उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान में, ये दोनों जगह पे बाढ़ का कहर होता है। भूकंप, भाई भूकंप का जगह कहाँ पर है, भूकंप अगर हम लोग देखें तो ज़्यादातर भूकंप कहाँ आते हैं, तो हिमालय के गिरिपाद क्षेत्र में आते हैं। सूखा, सूखा कहाँ पे पड़ता है, हम लोग सूखा को हम लोग ले, है ना, तो सूखा कहाँ पे पड़ता है, हम लोग सूखा को उठा ले तो झारखंड तथा उड़ीसा का क्षेत्र है वहाँ पे सूखा पड़ता है। और चक्रवात कहाँ आता है, चक्रवात को देखें तो मध्य पूर्वी भारत में चक्रवात होता है। आगे देखते हैं कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है, ग्रेट डिवीजन कहलाता है, ये कहलाता है 1921। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता के राष्ट्रीय औसत से नीचे है। भाई इसमें तो सोचने का है ही नहीं ज़्यादा सवाल, ठीक है ना, कौन सा सबसे नीचे है, तो ये है उड़ीसा। उड़ीसा उस समय 2001 का मामला है, छोड़ देंगे, ये भी 2001 का है, छोड़ देंगे, ये भी 2001 का है, छोड़ देंगे। 2001 का करंट का क्वेश्चन है। अब उड़ीसा जो है ना वो बिहार से आगे हो गया है, चीज़ें बदल चुकी है। अब विश्व का भूगोल है, चूँकि ये आज भी प्रासंगिक लग रहा है इसलिए इस क्वेश्चन को ले लेते हैं कि इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं यानी कॉमन बॉर्डर्स हैं, तो किसके साथ है कॉमन बॉर्डर्स, देखिए लेबनान के साथ है, सीरिया के साथ है, जॉर्डन के साथ है और मिस्र के साथ है, सबके साथ बॉर्डर लगा हुआ है इजराइल का। चुने गए देशों की अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है, तो कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो इसमें तो काफ़ी कुछ बताने के लिए है, लेकिन जो सही नहीं है वो मैं बता देता हूँ कि कोई भी देश ऑस्ट्रेलिया से अधिक ऊन का उत्पादन एवं निर्यात नहीं करता है, ठीक है ना। तो देखिए ये वाला जो है सही, ये वाला तो सही वाला को ही टिक लगा दिया था इसने। सही इस उस समय जो था ना वो ये था कि ये चौथा नंबर का उस समय ये गलत था, तो उत्तर में ये होना चाहिए था। खैर इस क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़िए, इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दीजिए। सूची 1, अब देखिए रेल मार्गों में कुछ बदलाव आ गया होगा, तो मैं इसको करेक्ट करके मैं इसको बता दूंगा अपनी क्लासेस में, जो क्लासेस मैं रोज़ लेता हूँ यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ, उसमें मैं बता दूंगा। तो जो बदलाव आ गया होगा उसको मैं चेक कर लूँगा। अब ये पूछते हैं कि भारत में द्वितीय क्रांति का संबंध में क्या सही है, द्वितीय क्रांति के संबंध में क्या सही है, तो इसका लक्ष्य हरित क्रांति के प्रभाव से हो चुकी फसलों को छोड़कर अन्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना है। भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, जो सही नहीं है वो बताना है। तो यह है विश्व में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग भारत में न्यूनतम है, ये सही नहीं है। भारत की जनसंख्या विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए, ठीक है ना। अब इसको छोड़ देते हैं, काहे कि ये करंट का क्वेश्चन था, काम का नहीं है। भारत के अधिकतर निर्यात आयात बाजार के, ये भी करंट का क्वेश्चन है, इसको भी नहीं छोड़ेंगे, छुएंगे इसको भी, करंट के क्वेश्चन को छाड़ देते हैं। अब देखिए 67 नंबर है तो ये भी करंट का क्वेश्चन, लेकिन आज भी ये प्रासंगिक है इसलिए इसको हम लोग ले लेते हैं। तो भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है, तो ये है बिहार। निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है, जाहिर सी बात है निगम कर होगा ये उत्तर। कॉरपोरेट टैक्स से सबसे ज़्यादा पैसा आता है, तभी तो कॉरपोरेट के आगे सरकार हाथ बांधे खड़ी रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है, उपकरण नहीं है वो बताना है। राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है, भाई करारोपण तो होगा, पब्लिक एक्सपेंडिचर भी होता है, सार्वजनिक ऋण भी दिया जाता है, इंटरेस्ट रेट नहीं है, राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है, ये इकोनॉमी का तो पार्ट है ये। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र का अंश हमेशा बढ़ता जाता है, ठीक है ना, क्या होता है बढ़ता जाता है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी, ये की गई थी नाबार्ड की स्थापना 6वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी नाबार्ड की स्थापना। नाबार्ड 6ठी, बस इतना याद रखिएगा, बाकी पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन आने का चांस बहुत कम है। दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी, पहला तो डोमार मॉडल था, दूसरा था महालनोबिस मॉडल, ठीक है, तो किसने की थी,
पीसी महालनोबिस ने की थी। आर्थिक नियोजन यानी इकोनॉमिक प्लानिंग विषय है, इकोनॉमिक प्लान विषय है, किसका विषय है ये इकोनॉमिक प्लानिंग? तो ये है समवर्ती सूची का। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत कौन सा है? भारत की आय का सबसे मुख्य स्रोत क्या कौन सा है? देखिए पहला ही उत्तर इसका ज़्यादा सही है। तो सेवा क्षेत्र से ज़्यादा आय होती है, भारत में ज़्यादा टैक्स यहीं से लगता है। आगे देख लेते हैं, व्यापार में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को हुई थी। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? यूरेनियम। यूरेनियम से विद्युत का उत्पादन होता है। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? उत्तर की ओर, हमेशा उत्तर की ओर दिखाती है। अगर दक्षिण भी दिया हुआ रहता तो कन्फ्यूजन बढ़ता। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो तंतुओं को गर्म करके पैदा करते हैं। ठंडा किया जा सकता है, ठंडा कैसे किया जा सकता है? स्फिंडित गैस छोड़ के जो है ठंडा किया जा सकता है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। लोलक की कालावधि टाइम पीरियड कितनी होती है? लोलक की कालावधि लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, कैसे जल जाती है? क्लोरीन के कारण जल जाती है। जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तन होता है तब क्या होता है? जब विद्युत ऊर्जा गति ऊर्जा में परिवर्तित होती है तो क्या होता है? तो देखिए ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती है, ठीक है ना। मुझे नहीं लगता कि ऊष्मा की कोई हानि होती है। अब घर्षण उर्षण जो होता है उसके कारण तो कुछ हानि होती होगी, लेकिन अगर निर्वात में अगर हम विद्युत ऊर्जा को अगर गति ऊर्जा में कन्वर्ट करेंगे तो कोई चीज़ का हानि नहीं होगा। चूहा मारने का रसायन किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? ये बनता है पोटेशियम साइनाइड से। इसमें कुछ और भी चीज़ें होती है, वो मुझे अभी ध्यान नहीं है, मैं बताऊंगा क्लास में अलग से बता दूंगा। पीतल में कौन सी धातुएं हैं? तो यह है तांबा और जस्ता। पीतल में है तांबा और जस्ता। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो यह है लोहा। मायोग्लोबिन में लोहा होता है। हीमोग्लोबिन ज़्यादा अच्छा रहेगा, हीमोग्लोबिन में भी लोहा ही होता है। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनता है? कोई प्रदूषण नहीं होता है, ऑक्सीजन बन जाता है, ये पानी बन जाता है, ठीक है ना। H2O पानी बन जाता है। इसके बाद सोने को घोला जा सकता है। सोने को कहाँ घोला जा सकता है? 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा 1 भाग नाइट्रिक एसिड में घोला जा सकता है। शक्कर के किण्वन यानी फर्मेंटेशन से क्या बनता है? शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो ये बनता है इथाइल अल्कोहल। बस शराब बन जाता है, इसे समझिए तो, है ना। तो बिहार में काफ़ी बढ़ावा दे रहे हैं ना इथाइल अल्कोहल वाले मामले को। चलिए आगे देखते हैं। गेहूं की खेती के लिए कौन सी उर्वरक अधिक मात्रा में उपयोग करेंगे? तो नाइट्रोजन करेंगे। एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? एस्पिरिन जो है ना वो कहाँ से मिलती है? एक पेड़ से मिलती है, पेड़ के छाल वाल से मिलती है ये भाई। उसको जड़ में काफ़ी फायदा करता है ये। अम्ल वर्षा होती है, अम्ल वर्षा कैसे होती है? तो कारखानों से जो प्रदूषण होता है उसी से अम्ल वर्षा होती है। भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो यह है कर्नाटक। सबसे अधिक कॉफ़ी कर्नाटक उत्पादन करता है। बिहार में फरवरी 2005 का अंतिम चरण का चुनाव हुआ, ये काम का नहीं है, इसको भी छोड़ देते हैं, ये भी काम का नहीं है। जो करंट का क्वेश्चन है उसको हम लोग नहीं लेंगे, उसको छुएंगे ही नहीं।
ये भी नहीं छुएंगे। आज कल आपको क्लास में ये मिल जाएगी, कल सुबह के 6 बजे बिहार से संबंधित डेटा, तो उसको देख लीजिएगा। तो ये सब महत्वपूर्ण नहीं है, ये सब को देखेंगे भी नहीं, ठीक है, ये सब महत्वपूर्ण नहीं है। करंट से संबंधित जो भी डेटा है आपको आगे क्लास में मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है? तो ये बूढ़ी गंडक, कोसी और गंगा, ठीक है। कोसी, गंगा और बूढ़ी गंडक जो है, ये तीनों जो है उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बना देती है। एक मिनट है ना, बूढ़ी, ये कोसी नहीं होगा भाई, कर्मनासा, गंडक और घाघरा, ये ज़्यादा सही उत्तर होगा। हाँ, यही जो है ज़्यादा सही उत्तर होगा। कर्मनासा हो जाएगा, गंडक हो जाएगा और घाघरा हो जाएगा। वर्ष 2002 के अनुसार बिहार में जन्म दर क्या है? इसको काम का नहीं है, इसको भी 3 का भी नहीं, ये भी काम का नहीं है। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अबड़क का उत्पादन करता है? सबसे ज़्यादा कौन सा उत्पादन करता है भारत में? तो बिहार लगा देते हैं, क्या कि ऑप्शन में आंध्र प्रदेश है नहीं। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के हेतु प्रसिद्ध था? तो ये था बिहार। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? ये हराया था मेजर बाड़ो को। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? भाई डेट आ जाता है ना, डेट याद नहीं होते जल्दी। तो ये हुआ था 20 जून 1858 को इनका डेथ हुआ था, ठीक है। अब इसमें क्या थोड़ा सा कंट्रोवर्सी मुझे कई बार इसमें देखने को मिलता है, क्योंकि कई बार जो है ना ये आंकड़ा चेंज कई जगह पर लगता है, ठीक है। तो इसमें क्या बोलूँ मैं एक बार फिर से इसको बताऊंगा, कुछ बदलाव होगा तो मैं नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। अभी 20 जून 1858 ही लिखिए, ये ज़्यादा सही है। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। तो भाई किन्होंने भाग लिया था? तो भाग लिया था फणींद्र नाथ घोष ने, पटना के क्रांतिकारी थे ये, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के में भाग लिया था बैठक में। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1920 का अधिवेशन हुआ? तो ये अधिवेशन हुआ, ये गया में हुआ था। ये मलेशिया के प्रधान, ये तो काम का नहीं है। समसामयिकी के क्वेश्चंस को सारा को छोड़ देंगे हम लोग, ठीक है। 122, 124 ये सब समसामयिकी के क्वेश्चन है। समसामयिकी में अलग से करा रहा हूँ, रोज़ करा रहा हूँ, तो उसको करते रहिए। समसामयिकी के क्वेश्चंस को छोड़ देना है, ठीक है। ये 131, 32 ये सब समसामयिकी के क्वेश्चन है, इसको नहीं लेंगे हम लोग। बदलता रहता है समसामयिकी, तो कोई मतलब नहीं है। यह है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में निम्नलिखित में से किस कारक का योगदान नहीं है? तो आक्रामक राष्ट्रवाद की भावना का। भाई आजकल तो आतंकवादी ही कब्जा करने लगे हैं देशों पर। वैश्वीकरण के पीछे मुख्य विचार है, तो क्या विचार है वैश्वीकरण के पीछे? मुख्य विचार आपसी सामान्य दृष्टिकोण रखते हुए समस्त अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ कार्य करना। बिजनेस मेन है, मान लीजिए इसको। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में निम्नलिखित में से कौन सा देश अस्थायी सदस्य नहीं है? जो नहीं है उसको बताना है। तो यह है जापान, बाकी ये तो है। नानावती आयोग नियुक्त किया गया, कब नियुक्त किया गया नानावती आयोग? 2001 में। यह भी समसामयिक का क्वेश्चन है, छोड़ देते हैं इसको। भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? पीवी नरसिम्हा राव को। न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी आयोग का गठन किया गया, कब किया गया? 2002 की गोधरा जांच के लिए किया गया। नौकरशाही का कार्य है सरकार की नीतियों को लागू करना, ठीक है, प्रशासन चलाना, मंत्रियों की सहायता करना। उपयुक्त सभी हो जाएगा ये उत्तर। तो 140 तक हमने देख लिया, और ये गणित का क्वेश्चन हम लोग अलग से हल करेंगे। यहाँ पे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, काम का भी नहीं होगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।